एपिसोड 171 टू 180। अध्याय 171। अध्याय 171। एटली ने कपड़ों पर नजर डाली, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं। तुम दोनों अभी भी जमीन पर क्यों बैठी हो? जल्दी करो और ग्रेस का सामान अंदर लाओ। सर, नौकरानियों में से एक ने पूछना चाहा, क्या ये चीजें उन्हें देने के लिए नहीं थी? रोजमेरी को देखते ही उन्होंने अपना मन क्यों बदल लिया? ये स्पष्ट था कि एटली रोजमेरी का काफी सम्मान करते थे, भले ही उसमें जानबूझकर की गई चापलूसी का भी थोड़ा सा पुट हो। दोनों नौकरानियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें थोड़ा संदेह भी हुआ और वे कपड़े उठाकर अंदर जाने ही वाली थीं। रोजमेरी ने ठंडे लहजे में कहा, किसी और से करवा लो, मुझे उनके हाथ पसंद नहीं है। तुम। दोनों नौकरानियां इतनी गुस्से में थीं कि वे कुछ बोल नहीं पा रही थीं। हालांकि इटली ने बात मान ली और तुरंत किसी और को इसे संभालने के लिए बुलाया। रोज, क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए हो, अंदर आओ और बैठो, मैं किसी से तुम्हारे पसंदीदा फल तैयार करवाती हूँ। ये कहकर उसने चुपचाप अपने पीछे खड़ी नौकरानी से पूछा, रोज को कौन सा फल पसंद है? सर, मुझे पक्का पता नहीं है। श्रीमती रोज को खाने पीने में कोई नखरे नहीं थे, वह सब कुछ खा लेती थी। लेकिन पहले वे शायद ही कभी उसके खाने के लिए फल काटते थे, किसी को याद नहीं रहता था कि उसे क्या पसंद है। तो फिर रोज के पसंदीदा नाश्ते तैयार करो। एटली ने अपनी आवाज ऊंची की, मानो वह जानबूझकर रोजमेरी को सुनाने के लिए कह रहा हो। नौकरानी ने धीमी आवाज में कहा, महोदय, मुझे नहीं पता कि रोज मैडम को कौन से नाश्ते पसंद हैं। घर में जो भी नाश्ता होता था वो सब मिस योली को पसंद होता था। किसी को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि रोजमेरी को क्या पसंद है। एटली ने उसे घूरते हुए कहा, तो घर में रखे सारे फल और सारे स्नैक्स ले आओ। रोज भले ही इस घर से चली गई हो, लेकिन वह अब भी मेरी बेटी है, इटली की बेटी है। रोज, अंदर आओ और बैठो। ओल्गा भी नाखुश थी, हालांकि उसे रोजमेरी द्वारा उनका सामान खाने का विचार पसंद नहीं था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि रोजमेरी अब बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या हम सहयोग नहीं करेंगे? अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए इन दोनों नौकरानियों को नौकरी से निकाल दो। शायद रोजमेरी के इस अनुरोध की उम्मीद न होने के कारण दोनों नौकरानियां स्तब्ध रह गईं और उनमें से एक ने गुस्से से कहा, सिर्फ आपके कहने पर हमें नौकरी से क्यों निकाल दिया जाए? क्या मालिक आपकी बात सुनेगा? दोनों नौकरानियों को नौकरी से निकालने से हैरिस परिवार को भारी लाभ मिल सकता था, लेकिन एटली इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से कहा, कोई तो उनकी तनख्वाह का भुगतान करो और उन्हें बाहर निकालो, उन्हें दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा। महाराज। दोनों नौकरानियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रोजमेरी सिर्फ एक शब्द कहेगी और मालिक मान जाएगा। क्या आज सूर्य पश्चिम से उगा? मैडम, मालिक हमें नौकरी से निकालने वाले हैं, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मैडम ने कहा कि ये कपड़े उन्हें दिए जाएंगे, उन्हें जो चाहे चुनने दो। अब यह उनकी गलती कैसे हो गई? चूंकि मालिक ने बोल दिया है, इसलिए तुम 1 महीने का अतिरिक्त वेतन लेकर किसी और के घर में काम कर सकते हो। मैडम। दोनों नौकरानियों को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें नहीं बचाएगी, हालांकि उन्हें इसका कारण समझ नहीं आया। दोनों नौकरानियों ने गुस्से से रोजमेरी को घूरा और फिर गुस्से में वहां से चली गईं। अब हिसाब किताब करने का समय आ गया है। रोजमेरी ने एटली की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी दादी से ली हुई चीजें वापस कर देनी चाहिए। ये सुनकर एटली को तुरंत थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ओल्गा तुरंत आगे बढ़ी और बोली, ये सब तो तुम्हारी दादी ने हमें खुद दिए थे, अब तुम इन्हें वापस लेना चाहते हो। अगर तुम सच में इन्हें वापस लेना चाहते हो तो तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति के जरिए नहीं ले सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम चोरी नहीं करोगे? ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार तुमने योली का हार चुराया था। बगल में खड़ी नौकरानी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसे पिछली घटना अभी भी याद थी। रोजमेरी ने हैरिस परिवार छोड़ने से पहले योली का रत्नों से जड़ा हार चुरा लिया था। जब वह पकड़ी गई तो वह घबरा गई और हार को कूड़ेदान में फेंक दिया। ठीक है, तो बात यहीं खत्म होती है, रोजमेरी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। यह सुनकर एटली को लगा कि रोजमेरी सहयोग करने से इनकार कर रही है। उसने जल्दी से ओल्गा को धक्का दिया, किस बात का इंतजार कर रही हो? ये उसकी दादी का सामान है। अगर वो इसे अभी चाहती है तो उसे दे दो। मैं ऐसा क्यों करूं? ओल्गा जानती थी कि वह सामान बहुत कीमती था। वह उसे ढेरों पैसों में बेच सकती थी, निश्चित रूप से रोजमेरी के ऑर्डर की कीमत से कहीं ज्यादा। तुम्हें एक व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। एटली ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में उसे याद दिलाया, जाओ और अभी इसे हासिल करो। कॉलिंस परिवार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी कंपनी को उनके साथ सहयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।
यदि रोजमेरी की सहायक कंपनी उनसे संपर्क करने वाली पहली कंपनी बन सकती है, तो अन्य कंपनियां भी निश्चित रूप से उनका अनुसरण करेगी, ये सोचकर कि उन्होंने कॉलिंस परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं। इसके अलावा वे रोजमेरी को यह निर्देश देंगे कि वह डिजाइनर मॉली से भविष्य में मुफ्त में नए मॉडल डिजाइन करवाए। अंततः रोजमेरी के साथ सहयोग करना सबसे अधिक लाभदायक साबित होगा। योली, तुम भी अपना निकालो। एटली की बातें सुनकर योलांडा ने नाराजगी से अपने होंठ दबा लिए। वह रत्न इतना सजीव था कि पियानो की धुनें भी बजा सकता था। उसे वह बहुत पसंद था। उसे यह अभी मिला था और अब उसे इसे वापस करना पड़ा। अनिच्छा से ओल्गा ने रोजमेरी पर एक नजर डाली और सामान लाने चली गई। रोजमेरी ने तीनों चीजें उठाई और दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी, मानो वह इस परिवार से सारे संबंध तोड़ना चाहती हो। एटली ने तुरंत उसे पुकारा, रोजमेरी, सहयोग के बारे में क्या? इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ओल्गा को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, तो उसने तुरंत रोजमेरी का रास्ता रोक दिया। अगर तुम हमारे साथ सहयोग करने का इरादा नहीं रखती हो, तो सामान सौंप दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने मात्र से ही इसे सौंप दूंगा? ये तुम्हारी दादी का सामान है। तुम्हें पता है कि यह उसकी भी है। फिर भी तुमने इसे चुरा लिया। क्या तुम्हें लगा कि उसकी हालत और बिगड़ जाएगी? ये सुनकर एटली चौंक गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी दादी को क्या हुआ? उसकी हालत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? आज सुबह जब हम उससे मिलने गए थे तब वह बिल्कुल ठीक थी। एटली, उसकी बकवास मत सुनो। ओल्गा ने रोजमेरी की ओर चेतावनी भरे लहजे में इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे सामान सौंपने को कहा था। क्या तुमने मुझे सुना? अगर हो सके तो इसे लेने की कोशिश करो। ओल्गा ने नौकरों की ओर मुड़कर कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ। बटलर और ड्राइवर रोजमेरी को सबक सिखाने की कोशिश में आगे बढ़े। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रोजमेरी ने उन्हें छूने से पहले ही नीचे गिरा दिया। स्तब्ध होकर ओल्गा ने खुद को रोक नहीं पाए और रोजमेरी को सबक सिखाने के इरादे से अपना हाथ उठा लिया। रोजमेरी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उससे ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरी दादी के ठीक होने में देरी हो रही है। तुम मेरा हाथ छोड़ दो। ओल्गा को बुरी औरत की हालत की कोई परवाह नहीं थी। वह चिल्लाए, मैंने कहा छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? उसने अपने दूसरे हाथ से रोजमेरी को मारने की कोशिश की, लेकिन रोजमेरी ने उसे रोक दिया। अचानक रोजमेरी ने ओल्गा को छोड़ दिया। ओल्गा घास पर गिर पड़ी, उसकी कमर में तेज दर्द हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ओह, मेरी पीठ। अध्याय 172। अध्याय 172। माँ, क्या आप ठीक हैं? योलांडा तुरंत आगे बढ़ी और ओल्गा की मदद करने की कोशिश करने लगी। दर्द हो रहा है, मुझे मत छुओ। रोजमेरी, कुछ दिनों तक अनुशासन न सिखाने के बाद तुम इतनी हिंसक क्यों हो गई हो? ओल्गा घास पर लेटी हुई थी और दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोजमेरी, तुमने हद पार कर दी है। योलांडा ने देखा कि रोजमेरी जाना चाहती है, तो वह तुरंत उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उससे बहस करने लगी। रोजमेरी को योलांडा का स्पर्श बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने हाथ उठाया, योलांडा दर्द भरे चेहरे के साथ नाटकीय ढंग से घास पर गिर पड़ी। योली, क्या तुम ठीक हो? नौकरों में से एक जल्दी से मदद के लिए आगे आया। योलांडा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने मजबूत होने का नाटक किया और कहा, मैं ठीक हूं। चिंता मत करो। रोज, तुम अपनी माँ और बहन के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? एटली को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटी लड़की इतनी निर्दयी हो गई थी। वह न केवल नौकरों के प्रति असभ्य थी, बल्कि अपनी माँ के प्रति भी इतनी उदासीन थी। बहन, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह ऐसी है। तुमने खुद ही कहा था कि मेरा इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रोजमेरी की आंखों में निर्मम भाव थे। अगर मैंने तुम्हें दादी से दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। अरे दुष्ट लड़की, उसे जाने मत दो। ओल्गा रो रही थी और उसने अपने आसपास के नौकरों को आदेश दिया, दरवाजा बंद करो और उसे सबक सिखाओ। रोजमेरी ने आसानी से रास्ता बनाया और हैरिस परिवार से इतराते हुए बाहर निकल गई। हैरिस परिवार को गहरा सदमा लगा। क्या यह अभी भी वही पुरानी रोज है? वह सिर्फ एक महीने के लिए दूर गई थी और वह कितनी बदल गई है। माँ, क्या आप ठीक हैं? योलांडा ने ये पूछने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। ओल्गा के दांत गुस्से से खुजली कर रहे थे। ये दुष्ट लड़की, अगर हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो क्या वह सोचेगी कि हम आसानी से धमकाए जा सकते हैं? एटली ने आह भरी। उसे लगा था कि रोज को सब समझ आ गया है और वह उनके साथ सहयोग करना चाहती है।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से रोजमेरी हैरिस परिवार को छोड़कर उस बुढ़िया को कुछ भेजने गई। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन जोर से हिलने लगा। रोज, तुम किस काम में व्यस्त हो? यह उसके भाई का संदेश था। रोजमेरी की उंगली स्क्रीन को छू गई और उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे बाहर कुछ काम है। क्या हम रात के खाने के लिए घर जाएंगे? हाँ। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? मुझे खाने पीने को लेकर कोई खास नखरे नहीं है, कुछ भी चल जाएगा। अच्छा। हंटर हमेशा से ही संक्षिप्त में जवाब देता था। अच्छा, लिखकर जवाब देने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन ने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर से टाइप करना शुरू कर दिया। ज्यादा व्यस्त मत रहो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने कहा, आज रात मिलते हैं। रोजमेरी ने हाँ में जवाब दिया और अपना मोबाइल फोन रख दिया। हंटर को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उससे भी ज्यादा संक्षिप्त होगी। उसने मुस्कुराते हुए बगल में खड़े जूलियन से कहा, मैं दोपहर को जल्दी गुजारने की पूरी कोशिश करूंगा और रोजमेरी के साथ जाने के लिए जल्दी घर जाऊंगा। जूलियन ने अपनी आंखें खुली रखीं, उसे लगा जैसे अभी अभी बॉस मुस्कुराया हो। वह बॉस के साथ 7-8 साल से काम कर रहा था और बॉस उसकी बहन से थोड़ा अलग लगता था। रोजमेरी अभी अभी टैक्सी में बैठी ही थी कि बूढ़ी औरत के साथ जाने के बाद कंपनी लौट आए। तभी उसने पास ही में रोमियो की कार खड़ी देखी। कार से उतरने वाला व्यक्ति लंबा और आकर्षक था, जिसने कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। काम से छुट्टी होने में अभी आधा घंटा बाकी था। रोजमेरी ने सोचा कि जल्दी वापस आने से उसे पता नहीं चलेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आधा घंटा पहले आ जाएगा। तुम कहाँ थी? रोमियो पास आया और उसके बिखरे बालों को धीरे से संवारा। अगली बार जब तुम्हें कार इस्तेमाल करनी हो तो मुझे बता देना। वह नहीं चाहता था कि लड़की बाहर टैक्सी बुलाए। मैं कुछ काम से बाहर गई थी। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? रोजमेरी ने ऊपर उसकी तरफ देखा। क्या तुम हर दिन इतनी जल्दी आते हो? हाल ही में कुछ खास हुआ ही नहीं है। रोमियो ने उसे बड़े चाव से देखा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन केवल काल ही समझता था कि रोमियो हर दिन अपना काम इसलिए तेज कर देता था ताकि वह मिस रोजमेरी को जल्दी लेने जा सके और उसके साथ कुछ समय बिता सके। इस समय तक रोमियो ने प्यार करने के लिए समय निकाल लिया था और उसका सहायक अभी भी कंपनी में अनुवर्ती कार्य संभाल रहा था। मुझे आज रात के खाने के लिए घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। ठीक है। रोमियो ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और फिर उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। जब वे रास्ते में थे तो रोजमेरी ने रोमियो की दादी के बारे में पूछा और उन्होंने अपने अपने कामों के बारे में बातचीत की। कुछ ही देर में वे रिफ्लेक्शंस विला पहुंच गए। रोमियो ने सीट बेल्ट खोलने में उसकी मदद की, कार का दरवाजा खोला और कुछ हिचकिचाहट के साथ उसे गले लगाया। क्या अगली बार मेरे साथ घूमने के लिए थोड़ा समय निकाल पाओगी? जरूर। रोजमेरी मुड़ी और गेट से अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर किसी चमकदार चीज पर पड़ी। तेल। सूर्य की रोशनी में तेल का विशाल क्षेत्र पानी जैसा दिख रहा था। किसी ने तेल को ढकने के लिए बगीचे की सफाई जरूर की होगी। जमीन पूरी तरह से गीली थी। अगर वह ध्यान से नहीं देखती तो उसे पता ही नहीं चलता। इसे वहां किसने गिराया? क्या वे उम्मीद कर रहे थे कि वह फिसल जाएगी? मुख्य घर की एक खिड़की से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई आंखें छुपकर देख रही हो। बिना हिचकिचाए रोजमेरी ने जमीन पर गीले धब्बों पर कदम रखा, तेल से पूरी तरह बचते हुए, और सीधे अंदर चली गई। वो ऐसे ही अंदर आ गई। पर्दे के पीछे छिपी माथा को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जानबूझकर 2 बाल्टी तेल गिराया था, फिर भी जमीन फिसलन भरी क्यों नहीं है? सेरेना को पछतावा हुआ, क्या बगीचे की सफाई से सब धुल गया? तेल को हटा दें। नहीं, हॉली ने पहले बगीचे की सफाई की, फिर मैंने तेल गिरा दिया। नियम के अनुसार रोजमेरी को फिसलना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से वह बिना किसी समस्या के आराम से अंदर आ गई। इसी समय रोजमेरी मुख्य घर में दाखिल हुई, जिससे वे दोनों डर गए और उन्होंने पर्दे के डिजाइन पर चर्चा करने का नाटक करना शुरू कर दिया। सेरेना, तुम्हारे कमरे के पर्दों के बारे में, क्या तुम उन्हें इस फूलों वाले पैटर्न में बदलना चाहोगी? हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि यह सुंदर है? रोमियो तुम्हें ढूंढ रहा है। जब रोजमेरी सेरेना के पास से गुजरी तो उसने कैजुअली कहा, उसे तुमसे कुछ कहना है। क्या रोमियो उसे ढूंढ रहा था? सेरेना रोमांचित थी और बाहर भागना चाहती थी, लेकिन माथा की घूरती निगाहों ने उसे रोक लिया। आमतौर पर रोमियो उसे ढूंढ नहीं रहा होता। क्या रोजमेरी ने जमीन पर गिरा हुआ खाना पकाने का तेल देखा और सेरेना को फिसलने के लिए चाल चलने की कोशिश की? रोजमेरी 2 सीढ़ियां चढ़ी और लापरवाही से बोली, वह वहां है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कम से कम किसी को उसे सूचित करने के लिए कह दो। सेरेना भला वहां जाना क्यों नहीं चाहेगी?
वह रोमियो से बात करने का सपना देख रही है। वह तुरंत मुख्य घर से बाहर भागी और माथा जल्दी से उसके पीछे पीछे गई और बोली, सेरेना, सावधान रहना, जमीन पर तेल फैला हुआ है। कोई बात नहीं, रोज़मेरी अंदर आते समय फिसली नहीं थी। अगर आपको चिंता है तो हम धीरे चल सकते हैं। सेरेना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उनका पैर फिसल गया और वह अचानक पीछे की ओर गिर गई। सेरेना, माथा ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वह फिसल गई। रोज़मेरी बालकनी पर खड़ी होकर उन्हें गिरते हुए देखती रही और फिर रोमियो को पुकार कर बोली, अब तुम जा सकते हो। इससे पहले जब वह अंदर आई थी तो उसने रोमियो को एक संदेश भेजा था जिसमें उससे इंतजार करने के लिए कहा गया था। रोमियो ने हल्की सी मुस्कान दी। आपने कहा था कि एक शो देखने को मिलेगा, क्या यही है? हाँ। रोमियो को यह उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों शातिर लोग रोज से यह कहलवाने की कोशिश करेंगे, मैं अंदर जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। यह इतनी मामूली घटना थी कि पिताजी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्याय 173। अध्याय 173। सेरेना और माथा को अंदर लाया गया। वे अलग अलग सोफे पर लेटी हुई थीं, दर्द से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। खबर सुनते ही लुइसा दौड़कर वहां पहुंची और बोली, क्या हुआ? डॉक्टर जोई को यहाँ बुलाओ। मम्मी, मैं फिसल गई थी और माथा मेरी मदद करने की कोशिश में गिर गई। क्योंकि वे तेल पर फिसल गए थे इसलिए गिरने से चोट ज्यादा लगी और दर्द भी ज्यादा हुआ। मुझे देखने दो। आसपास केवल महिलाओं को देखकर लुइसा ने सेरेना के कपड़ों का पिछला हिस्सा धीरे से उठाया। उसकी पूरी पीठ चोट के निशानों से ढकी हुई थी। मैं मिस सेरेना की रक्षा करने में नाकाम रही, कृपया मुझे सजा दीजिए, महोदया। माथा को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। ये रोज़मेरी, ये जमीन कितनी फिसलन भरी थी, फिर भी वो बिल्कुल ठीक कैसे थी? क्या उसने शुरू से ही फर्श पर तेल देखा था? बिल्कुल नहीं। उसकी दृष्टि इतनी कमजोर होने के बावजूद वह ये कैसे देख सकती थी? अगर उसने ऐसा किया भी होता तो वह इतने आत्मविश्वास से कमरे में कैसे दाखिल हो सकती थी और तेल के रिसाव से पूरी तरह बच कैसे सकती थी? माथा, सेरेना ने मुझे बताया कि उसकी मदद करने की कोशिश में तुम गिर गई थी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि तुम्हें सजा देनी चाहिए। मैडम, आप बहुत दयालु हैं। मिस सेरेना की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, भले ही मुझे गंभीर चोट लग जाए। लेकिन तुम गिरे क्यों? कहाँ गिरे? शायद आपको पता न हो, महोदया, लेकिन सुश्री रोज ने कहा कि श्री मैकमिलन सेरेना से मिलना चाहते थे। सेरेना उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से चली गई। लेकिन वह मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ी। जैसे ही माथा ने बोलना समाप्त किया, होली ने समय रहते कहा, मैं अभी उस जगह गई थी जहां सेरेना गिरी थी और मैंने देखा कि फर्श पर तेल फैला हुआ था। बगीचे की जमीन पर तेल क्यों होगा? लुइसा ने हैरानी से पूछा। होली ने इशारों में कहा, मुझे भी यह अजीब लगा। जिस समय मिस रोज ने सेरेना को बुलाया उसी समय फर्श पर तेल पड़ा हुआ था। लुइसा ने गुस्से से कहा, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि यह सब रोज द्वारा बिछाया गया एक जाल था? कृपया शांत हो जाए, महोदया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। होली ने माफी मांगते हुए जल्दी से अपना सिर झुकाया। सेरेना मुझे बहन की तरह मानती थी, उसे इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्या हुआ? खबर सुनकर केनेथ कॉलिंस दौड़कर वहां पहुंचे। पूरी घटना सुनने के बाद घटनाओं और दोनों लड़कियों की हालत देखकर उसने तुरंत पूछा, डॉक्टर जो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई है? वह रास्ते में है, वह 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। ड्राइवर से कहो कि जल्दी करे। जी श्रीमान। महोदय, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए उसने घमंड से कहा, श्री मैकमिलन आमतौर पर केवल सुश्री रोज को ही बुलाते हैं, आज उन्होंने अचानक सेरेना को क्यों बुलाया? और जैसे ही सेरेना बाहर जा रही थी, फर्श पर तेल फैला हुआ था। ये सब कितना अजीब संयोग है। लुइसा ने नाराजगी से उसकी ओर देखा और पूछा, लिली, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? महोदया, निर्दोषों के साथ अन्याय से बचने और सेरेना को फंसाने वाले व्यक्ति को बरी न होने देने के लिए मेरा सुझाव है कि हम सुश्री रोज को नीचे बुलाकर घटना का स्पष्टीकरण देने के लिए कहें। साथ ही मैं सीसीटीवी फुटेज देखने का अनुरोध करती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? लुइसा को इस नौकरानी से इतनी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी गुजारिश करेगी। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी क्योंकि तुम लंबे समय से यहाँ काम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले। उसने रोज पर शक करने की हिम्मत की। क्या वह इतनी बहादुर थी? क्या मैंने सुना कि कोई मुझे ढूंढ रहा है?
तभी रोजमेरी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखी और एडिथ उसके ठीक पीछे पीछे आ रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि एडिथ ने उसे बैठक कक्ष की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। रोज, तुम यहाँ क्यों आए हो? लुइसा ने एडिथ की ओर मुड़कर पूछा। तुम्हें मिस रोज को लाने के लिए किसने कहा था? ये लिली की वजह से है, क्योंकि वो बहुत शोर कर रही थी। रोजमेरी सबके पास गई और लापरवाही से चारों ओर नजर घुमाई। क्या हमें सुरक्षा फुटेज की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? रोज, चलो करते हैं, रोजमेरी ने शांत स्वर में कहा। मैं देखना चाहती हूं कि क्या कोई मुसीबत मोल ले रहा है और उसे उसका फल मिल रहा है। लिली को उसके प्रति असंतोष का भाव उमड़ आया, लेकिन फिर भी उसने कहा, चूंकि यह मिस रोज का विचार है, इसलिए मैं फुटेज सबको दिखाने के लिए ले आती हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि वास्तव में क्या हुआ था और सेरेना कैसे गिरी थी। अगर सेरेना को फंसाने वाला व्यक्ति उसे गिरते हुए देखता है और उसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में हर कोई सेरेना को परेशान कर सकता है? सेरेना को और कितने अपमान सहने पड़ेंगे? क्या वह इसे सहन कर पाएगी? क्या इस परिवार में उसकी कोई जगह भी है? रोजमेरी आराम से सोफे पर पीछे की ओर झुक गई और एडिथ ने उसके लिए एक गिलास पानी डाला। उसने एक घूंट लिया और बेपरवाही से कहा, बहुत हो गई ये बकवास। फुटेज चलाओ, देखते हैं। लिली सुरक्षा फुटेज लेने चली गई। थोड़ी देर में दोपहर की निगरानी फुटेज बड़ी स्क्रीन पर चलने लगी। लिली ने इसे 3 गुना गति से आगे बढ़ा दिया। शाम के 5:20 पर हॉली बगीचे में पानी दे रही थी। 5:30 बजे स्क्रीन अचानक काली और सफेद धारियों में बदल गई और फिर समय सीधे शाम के 6 बजने पर पहुंच गया। रोजमेरी सामने के दरवाजे से अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद माथा सेरेना के साथ मुख्य भवन से बाहर निकली। सामने के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही सेरेना फिसलकर गिर पड़ी और माथा भी गिर गई। उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी की गलती है। मिस रोज ने कुछ नहीं किया और न ही सेरेना ने। दोनों ही मासूम दिखते हैं। लिली, तुमने मिस रोज को गलत समझा। वो उस समय काम से घर लौटी थी। ये सही है। कई नौकरानियों ने रोजमेरी के पक्ष में आवाज उठाए। नहीं, लिली को मानो सबूत मिल गया था। उसने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ध्यान से देखो, यही वह जगह है। मिस रोज यहां से गुजरते समय गिरी नहीं थी। कैसे? सेरेना कैसे गिर गईं? सभी ने देखा और वास्तव में सेरेना और सुश्री रोज दोनों उस स्थान से गुजरी थीं। लिली ने कहा, सुश्री रोज को पहले से ही पता होगा कि वहां तिल है, इसलिए तो उन्होंने वहां से दूरी बनाए रखी। लेकिन सेरेना को पता नहीं था, इसलिए जब वह वहां से गुजरी तो फिसलकर गिर गई। दूसरे शब्दों में कहें तो तेल श्रीमती रोज द्वारा डाला गया था। बकवास। मिस रोज तो 6 बजे ही घर लौटी थी। उन्हें ये सब करने का समय कब मिलता? एडिथ खड़ी हो गई और आरोप लगाते हुए बोली, मालिक और मालकिन यहाँ है, फिर भी तुम मिस रोज पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत कैसे करती हो? हिम्मत? मालिक और मालकिन ने ये निगरानी प्रणाली विदेश से खरीदी थी और यह पिछले 5 वर्षों से सुचारू रूप से चल रही थी। हालांकि इस आधे घंटे के दौरान 5:30 बजे से 6 बजे तक निगरानी फुटेज डिलीट कर दी गई और फिर जैसे ही 6 बजे मिस रोज फुटेज में दिखाई दी। क्या इससे कुछ पता नहीं चलता? तुम क्या कहना चाह रही हो? एडिथ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रोजमेरी के सामने खड़ी हो गई और लिली से बहस करने लगी। सुश्री रोज अभी अभी इस परिवार में आई हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तेल कहाँ है। क्या तुम जानती हो? क्या वाकई उसे बदनाम करना जरूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसे बता दिया हो? तुम उसे फंसा रहे हो। तुम सरासर बकवास कर रहे हो। मैंने होली से सुना कि जब मिस रोज काम से घर लौटी तो उन्होंने पहले सेरेना और माथा को बाहर भेज दिया, फिर खुद ऊपर चली गईं। अध्याय 174। रोजमेरी सोच रही थी कि क्या वह सीधे अपने कमरे में वापस जा सकती है। सब जानते हैं कि निगरानी कक्ष 3री मंजिल पर है। क्या सुश्री रोज जानबूझकर हमारी निगाहों से बच रही हैं ताकि वह चुपके से ऊपर जाकर निगरानी फुटेज को डिलीट कर सके? रोजमेरी अवाक रह गई। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? एडिथ गुस्से से भड़क उठी। और आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुश्री रोज निर्दोष है? बस करो। लुइसा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने लिली को घूरते हुए कहा, तुम हद पार कर रही हो। रोज मेरी अपनी खून की रिश्तेदार है। क्या तुम हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? क्या तुम जाने के लिए बेताब हो? अपने गृहनगर लौटकर सेवानिवृत्त होना चाहते हैं? मैडम सेरेना ने हमेशा वर्षों से मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब जब उन्हें चोट लगी है तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता।
अगर मैंने सुश्री रोज को गलत समझा है तो मामला सुलझने के बाद मैं माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन अभी मुझे सुश्री रोज से स्पष्टीकरण चाहिए। सेरेना, जिस जगह फिसली आप उसी जगह क्यों नहीं फिसली? ओह, क्योंकि मैंने फर्श पर तेल देखा था, रोजमेरी ने बेपरवाही से जवाब दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी कि बाकी लोगों ने इसे नहीं देखा। तो उसे तेल के बारे में पता था। लिली को लगा कि उसने रोजमेरी को पकड़ लिया है। उसने ताना मारते हुए कहा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर मैकमिलन यूं ही सेरेना को क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम ढूंढ रही थी? मिस्टर मैकमिलन ने तो उसे बिल्कुल नहीं ढूंढा। तुमने ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई है। तुम्हारा मकसद सेरेना को फंसाना था, है ना? ये सुनकर सेरेना ने रोजमेरी को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या रोजमेरी ने सचमुच उससे झूठ बोला था? रोमियो ने उसे नहीं ढूंढा। नहीं, अगर ऐसा होता तो उसे रोजमेरी से हर्जाना वसूलना ही पड़ता। रोमियो उसे क्यों ढूंढ रहा था? क्या ये तुम्हारा काम है? रोजमेरी को ये सुनकर बहुत हंसी आई। लिली को रोजमेरी के हाव भाव से ही पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोमियो का रुतबा बहुत ऊंचा है, जाहिर है मैं नहीं पूछ सकती। लेकिन मिस रोज पूछ सकती हैं। क्या वह रोमियो को फोन करने का इशारा कर रही थी? लिली, जैसे ही केनेथ उसे अपना सामान पैक करके जाने के लिए कहने ही वाला था, रोजमेरी बोल पड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं। रोजमेरी ने लापरवाही से अपना फोन निकाला, रोमियो का नंबर डायल किया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। सेरेना घबराई हुई भी थी और उसे उम्मीद भी थी कि रोमियो के पास उससे बात करने के लिए वाकई कुछ होगा। अगर रोजमेरी ने उससे झूठ बोला होता तो वह उसे कभी भी बख्शती नहीं। कुछ ही देर में कॉल का जवाब मिल गया। गुलाब, जब भी रोमियो रोजमेरी का नाम लेता था, उसकी आवाज इतनी मनमोहक होती थी कि वह दिल को छू लेने वाली, थोड़ी शरारती और स्नेह से भरी होती थी। उनकी आवाज बेहद मधुर थी। क्या आपने खाना खा लिया है? अभी तक नहीं। क्या तुम्हें भूख लगी है? भूख नहीं है। तुम्हारा मुझे फोन करना दुर्लभ है। रोमियो की आवाज प्रसन्न लग रही थी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम क्या कर रही हो? सभी लोग हैरान रह गए। सेरेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि रोमियो निजी तौर पर रोजमेरी के प्रति कितना स्नेहपूर्ण था। मैं अभी स्पीकर फोन पर बात कर रही हूँ। उसे और कुछ अंतरंग कहने से रोकने के लिए रोजमेरी सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या आपको आज दोपहर सेरेना से कुछ चाहिए था? स्पीकर फोन। सेरेना से कुछ चाहिए था। रोमियो को जल्दी ही समझ आ गया, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सेरेना थोड़ी उदास थी। उसे लगा था कि रोमियो उससे अपने दिल की बात कहेगा या शायद उसे कॉफी पीने या बातचीत करने के लिए बाहर बुलाएगा। मैं बस उसे यह बताना चाहता था कि मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। सभी लोग अचंभित रह गए। पिछली बार जब मैंने आपके घर नाश्ता किया था तब आपके माता पिता सो रहे थे। उसने मुझसे अपने दिल की बात कही और मैंने उसे ठुकरा दिया। सेरेना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोमियो इस बात को उठाएगा। माथा को भी यकीन नहीं हुआ रोमियो ने सचमुच ऐसा कहा। और यह सब स्पीकर फोन पर हो रहा था। स्पीकर फोन। केनेथ और लुइसा को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उनके चेहरे का भाव बेहद बिगड़ गया। मुझे वो पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि उसे इशारा समझ आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। मैं उसे चेतावनी दे रही हूँ कि वो तुम्हें परेशान न करे। जब उसने बदमाश शब्द कहा तो उसने उस पर विशेष जोर दिया। सब चौंक गए। क्या उसका मतलब ये था कि सेरेना अक्सर रोजमेरी को छुपकर परेशान करती थी? इतनी सारी जानकारी पचाना बहुत मुश्किल है। तुम हद से ज्यादा अच्छे हो। रोमियो की आवाज स्नेह और चिंता से भरी हुई थी। तुम हमेशा मुझे इससे दूर रखते हो, मुझे अपने माता पिता से बात नहीं करने देते। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि घर पर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। रोजमेरी ने उसकी बातें सुनी और उसे हंसी आ रही थी। यह आदमी वाकई बोलने का हुनर जानता था। केनेथ और लुइसा को जब पता चला कि उनकी प्यारी बेटी के साथ घर पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उनका दिल और भी टूट गया और उन्हें और भी गुस्सा आया। तुम्हें डर है कि वे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें सच नहीं बताओगे तो अंत में केवल तुम्हें ही दुख होगा। तुम बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर ले रहे हो। हर तरह की भलाई का फल नहीं मिलता। मुझे पता है कि तुम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। आप बिल्कुल उसी तरह के पवित्र व्यक्ति हैं। रोमियो जानता था कि वह स्पीकरफोन पर है और जानबूझकर कुछ खास लोगों को सुनाने के लिए कह रही है। वह चाहे कुछ भी करे, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और यह इस जन्म में नहीं बदलेगा। सेरेना को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह पूरी तरह से अवाक रह गई। मैं अब फोन रख रही हूँ। रोजमेरी ने उसके बात पूरी करने का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया। सब लोग चुप थे।
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सेरेना की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, रोमियो को छुपकर बहकाना और रोजमेरी को धमकाना। पापा, मम्मी, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सेरेना उठकर समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द था कि वो हिल भी नहीं सकी। वो सोफे पर गिर पड़ी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। तुम कह रही हो कि रोमियो झूठ बोल रहा है? लुइसा को विश्वास नहीं था कि रोमियो झूठ बोलेगा। उसकी हैसियत ऐसी थी कि उसे दूसरों को फंसाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन हमारी पीठ पीछे तुमने रोज के मंगेतर को बहकाने और उसे धमकाने की कोशिश की। लुइसा ने गुस्से से मेज पर हाथ पटका। डरी हुई सेरेना घुटनों के बल खड़ी हुई और बोली, माँ, आप सब गलत समझ रही हैं। वह सब अतीत की बात है। मेरे मन में अपने देवर के बारे में कुछ अनुचित विचार जरूर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भुला दिया। मैंने सचमुच भुला दिया। महोदया, गुमराह मत होइए। आज हमें सेरेना के गिरने पर ध्यान देना चाहिए। लिली ने झट से विषय बदल दिया। तुम चुप रहो। लुइसा जानती थी कि यह नौकर भी किसी काम का नहीं है। क्या तुम सच जानना चाहते हो? रोजमेरी की आवाज शांत और संयमित थी। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। एडिथ, क्या आप मेरे कमरे से मेरा लैपटॉप ला सकती हैं? जरूर। एडिथ झटपट लैपटॉप लेने चली गई। कुछ ही समय बाद रोजमेरी सबके सामने कोड की एक के बाद एक लाइन टाइप करने लगी। स्क्रीन पर कोड की लाइनें भरती देख सब लोग हैरान थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रही थी, लेकिन यह बेहद पेशेवर लग रहा था। केनेथ और लुइसा भी अपनी बेटी की हरकतों से हैरान थे। आखिर वह क्या कर रही थी? इसके कुछ ही समय बाद शाम 5:30 से 6 बजे तक की निगरानी फुटेज बहाल कर दी गई। माथा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से लिली की ओर मुड़ी। लिली भी हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद आधे घंटे का फुटेज डिलीट किया था। उसने रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया। अध्याय 175। तो यही असली बात है। रोजमेरी ने प्ले बटन को तिगुनी गति पर दबा दिया। वीडियो में दिखाया गया कि दोपहर 5:30 बजे एक मालवाहक ट्रक मुख्य द्वार पर आकर रुका। नौकरानी माथा और कई अन्य नौकर ट्रक से सामान उतारने के लिए बाहर गए। सोफे पर बैठी लुइसा को अचानक याद आया कि हर महीने के मध्य में घर का राशन एक विशेष ड्राइवर द्वारा पहुंचाया जाता था। सुरक्षा कैमरे के कोण से देखने पर पता चला कि ट्रक का दरवाजा खुला और नौकर चावल के बोरे, तरह तरह के मसाले और खाना पकाने के तेल के बैरल जैसी चीजें घर के अंदर ले जाने लगे। तेल के 2 बैरल ले जा रही माथा दहलीज पर ठोकर खाकर गिर पड़ी और सारा तेल चारों ओर फैल गया। शोर सुनकर नौकर मदद करने के लिए आ गया, लेकिन माथा ने उन्हें रोक दिया। उनके हावभाव से लग रहा था कि वह उन्हें तेल रिसाव और फिसलने के खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी। नौकरों में से एक ने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया, शायद ये सुझाव देते हुए कि वह अपने गंदे कपड़े बदल ले। अपने कपड़ों पर एक नज़र डालते हुए माथा ने ड्राइवर को बुलाया और जाहिर तौर पर यह सवाल किया कि तेल के बैरल के ढक्कन ठीक से बंद क्यों नहीं थे। कुछ देर बाद माथा आखिरकार कपड़े बदलने के लिए अंदर चली गई। शायद समय बीतने के कारण वह तेल रिसाव को साफ करवाने के लिए किसी को बुलाना भूल गई। पहली नज़र में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला लग रही थी, लेकिन रोजमेरी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहली बात तो यह है कि माथा सेरेना की निजी आया थी और उसे किराने का सामान लाने में मदद करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी नौकर अंदर नहीं चले गए। उसके बाद वह तेल के बैरल लाने के लिए ट्रक के पास गई। तेल लाते समय वह कुछ देर रुकी रही, शायद ढक्कन खोलने में उसे थोड़ा समय लग रहा था। ट्रक के दरवाजे ने उसकी हरकतों को छिपा रखा था, जिससे वह बस कुछ देर वहां खड़ी दिखाई दे रही थी। कई सालों से उस घर में रहने के कारण उसे पता था कि सुरक्षा कैमरे किस तरफ लगे हैं। इसलिए उसने जानबूझकर प्रवेश द्वार पर ठोकर खाई ताकि यह एक दुर्घटना लगे। सर, मैडम, ये सब मेरी गलती है। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि तेल के बैरल ठीक से सील नहीं थे। उन्होंने मुझे कपड़े बदलने को कहा और जैसे ही मैंने कपड़े बदले, सेरेना ने मुझे साथ आने के लिए कहा। मैंने सेरेना से नाश्ता मांगा था। मैं सेरेना की दयालुता को मना नहीं करना चाहती थी और मैं फर्श पर गिरे तेल के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। ये सब मेरी गलती है। माथा ने पछतावा जताते हुए माफी मांगने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन मजबूर होकर रुक गई। अपनी चोटों के कारण उसे वापस बैठ जाना चाहिए। ढक्कन ठीक से बंद क्यों नहीं किए गए थे? लुइसा ने ठंडे स्वर में पूछा। और जो गिरा था उसे साफ क्यों नहीं किया गया?
माथा, जब तुम और सेरेना गिरी तो तुम्हें ये घटना याद रखनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्यों गिरी तो तुमने इसका जिक्र तक नहीं किया। और जब हॉली रोज पर झूठा आरोप लगा रही थी तब भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। माफ कीजिए महोदया, गिरने से मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं बस दर्द के बारे में ही सोच रहा था। ऊपर से बुढ़ापे ने मेरी बुद्धि को भी सुस्त कर दिया है। कृपया मुझे दंडित कीजिए। मुझे सचमुच बहुत खेद है महोदया, मैंने अनजाने में कुछ कह दिया। सेरेना की चोट को लेकर चिंता, कृपया मुझे क्षमा करें। हॉली ने घबराकर माफी मांगी। एक अन्य नौकर ने तुरंत समझाया। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद सेरेना ने हमारी मेहनत के लिए हमें धन्यवाद दिया और हमें कुछ नाश्ता दिया। हम खाने में इतने मशगूल थे कि हम सामान गिरने के बारे में भूल ही गए। उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए अपनी बात समाप्त की। ट्रक चालक ने बताया कि डिलीवरी से पहले उन्होंने सामान की ठीक से जांच नहीं की होगी। कुछ ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था। महोदया, हम सब दोषी हैं, कृपया हमें दंडित करें। सजा। लुइसा ने उन्हें घमंडी नजरों से नीचे देखा। बेशक तुम्हें सजा मिलेगी। अगर रोज ने निगरानी बहाल नहीं की होती तो अब तक तुम उसे कितना गलत समझ चुके होते। वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। माफ कीजिए रोज महोदया। नौकर डर से कांप रहे थे और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। हमें खेद है महोदया, हमें खेद है सेरेना, ये सब हमारी गलती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे नाश्ते के लिए बहुत लालची थे और सेरेना हमेशा उनसे बातें करती रहती थी और उनका मनोरंजन करती रहती थी, इसलिए वे अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से भूल गए। माथा, तुम्हारा काम सेरेना की देखभाल करना है। हालांकि तुमने मदद करने की अच्छी नीयत से कोशिश की, लेकिन तुमने तेल गिरा दिया। तुम्हें किसी और को बुलाकर उसे साफ करवाना चाहिए था। तुमने कहा कि तुम बूढ़ी हो और भूल गई। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम सेरेना की देखभाल कर रही हो। 18 साल तक सेरेना के साथ काम किया, लेकिन अब देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। मैं तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह काट लूंगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद महोदया। माथा ने कृतज्ञता महसूस करते हुए रोजमेरी की ओर एक चुनौती भरी नजर डाली, मानो कह रही हो, आप मेरा क्या कर सकती हैं। रोजमेरी ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा, मानो सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा हो जैसा उसने उम्मीद की थी। तुम लोग नाश्ते में इतने मशगूल हो गए कि सफाई करना ही भूल गए, जिसकी वजह से सेरेना गिर गई और रोजमेरी को लगभग गलतफहमी हो गई। मैं तुम सबकी 2 महीने की तनख्वाह काट रहा हूँ। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद महोदया। नौकरों ने कृतज्ञता और राहत महसूस की कि उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा रहा था। कॉलिंस परिवार अपने नौकरों के प्रति उदार व्यवहार के लिए जाना जाता था। और तुम, लुइसा की निगाह लिली पर पड़ी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने अभी क्या कहा। लिली झट से घुटनों के बल बैठ गई। महोदया, ये सब मेरी गलती है। सेरेना इतने सालों से मेरे लिए बहुत अच्छी रही है और उसे इस तरह चोट लगते देख मैं घबरा गई और सुश्री रोज को गलत समझ बैठी। मैं सुश्री रोज से माफी मांगती हूँ। उसने पहले कहा था कि अगर उसने वाकई रोजमेरी को गलत समझा है तो वह माफी मांगने के लिए सिर झुकाएगी। अब वह रोजमेरी के पास गई और बोली, सुश्री रोज, मैंने घबराहट में कुछ गलत बोल दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं और मुझे ज्यादा शिक्षा नहीं मिली है। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं। इस परिवार के लिए मैंने 12 साल काम किया है, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लिली ने माफी मांगने के लिए कमर झुका ली, बहुत गहराई से सिर झुकाया और काफी देर तक सीधी नहीं हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी नौकरी बचाना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। रोजमेरी ने उदासीनता से उसकी ओर देखा, उसके होंठ हल्के से मुड़े। लिली, जब तुमने निगरानी फुटेज डिलीट की तो क्या तुमने सोचा था कि मुझे गलत समझा जाएगा, मुझसे नफरत की जाएगी और मुझे अजीब निगाहों से देखा जाएगा? सब लोग चौंक गए और लिली की तरफ देखने लगे। क्या उसने निगरानी फुटेज डिलीट कर दी? लिली भी कुछ पलों के लिए चौंक गई। उसे इस बारे में कैसे पता चला? क्योंकि यह उच्च स्तरीय निगरानी उपकरण गलत इरादों वाले लोगों को निगरानी सामग्री को हटाने से रोकने के लिए हटाते समय फ्रंट कैमरे से स्वचालित रूप से एक तस्वीर ले लेता है। इसलिए आपने आधे घंटे की निगरानी सामग्री को हटा दिया लेकिन अपनी खुद की तस्वीर को हटाना भूल गए। लिली पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने एक छोटी सी बात को नजरअंदाज कर दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। श्रीमती रोज, मुझसे गलती हुई, मैंने आवेग में आकर यह काम किया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अंदर माथा बेहद चिंतित थी क्योंकि निगरानी उपकरण में वास्तव में सामने वाला कैमरा नहीं था। रोजमेरी तो बस झूठ बोल रही थी, लेकिन लिली बहुत भोली थी और डर के मारे उसने सब कुछ कबूल कर लिया।
अब भी तुम हमें यह नहीं बताओगे कि तुम्हें कौन नियंत्रित कर रहा था। रोजमेरी शांत और संयमित लग रही थी। हालांकि लिली बुरी तरह डर गई और उसे पसीना आने लगा। उसकी नजरें अनजाने में माथा और सेरेना पर पड़ गईं। वे दोनों भी घबराए हुए थे और चिंता से उसे देख रहे थे, मानो कह रहे हों, किसी को मत बताना, हमें धोखा मत देना। अध्याय 176। अध्याय 176। केनेथ और लुइसा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों थोड़े हैरान लग रहे थे। क्या ये सब पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया जा रहा था? और अगर ऐसा था तो इस सब के पीछे कौन था? लिली से ये सब कौन करवा रहा था? क्या वह रोजमेरी को फंसाने की कोशिश कर रहा था? लिली ने अपना सिर झुकाया और रोते हुए बोली, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। मैंने मिस रोज को इस घर में वापस आते देखा और ऐसा लगा जैसे सेरेना को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए मैंने मिस रोज से नाराजगी पाल ली। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी। बेवकूफ लग रही थी। मैं तो बस चाहती थी कि वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाए, लेकिन आखिर में सेरेना और माथा ही गिरी। ये सब कहने के बाद वह सेरेना के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे बहुत खेद है सेरेना। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं सचमुच माफी मांगती हूँ। उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। दुखी मन से सेरेना ने कहा, लिली, तुम्हारा स्नेह जताने का तरीका गलत है। इस घर में मुझे कभी उपेक्षित नहीं किया गया। मम्मी और पापा मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और मेरी बहन भी। तुमने मेरी बहन को गलत समझा है। आपने हमारे माता पिता को बहुत गुस्सा दिलाया। आपने मुझे सच में निराश किया। मुझे माफ करना सेरेना। मैंने तुम्हारी दयालुता को निराश किया। बगल से माथा ने डांटते हुए कहा, लिली, तुम्हें निगरानी फुटेज डिलीट नहीं करनी चाहिए थी। आप तो बस ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर तेल फैलाया हो और आपके साथ मिलीभगत की हो। आपने मिस रोज को फंसाने के लिए फुटेज डिलीट कर दी। अगर यह सच है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मुझे माफ करना माथा। मुझसे गलती हो गई। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये जानते हुए कि सेरेना इसकी भरपाई कर देगी, लिली ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ये सब मेरी गलती थी। मैं बस मिस रोज से ईर्ष्या करती थी और उनसे बदला लेना चाहती थी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सेरेना या माथा, अब तुम जा सकती हो। ये परिवार तुम्हें अब और नहीं रखेगा और कोलिन्स परिवार के किसी भी व्यवसाय में तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का स्वागत नहीं होगा। ये शब्द कहने के बाद लुइसा ने होली की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। जो भी रोज का अपमान करने की हिम्मत करेगा उसका भी यही हश्र होगा। जी हाँ। बाकी सभी नौकरों ने सिर झुका लिया, ये सोचते हुए कि मालकिन वाकई मिस रोज की परवाह करती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिली और होली ने कोलिन्स दंपति को उनकी नरमी के लिए धन्यवाद दिया, सेरेना को विदाई दी, रोजमेरी से माफी मांगी और फिर अपना सामान पैक करने के लिए ऊपर चली गईं। अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। लुइसा की निगाहें सेरेना पर पड़ी, जिनमें थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। अपना पैर पकड़कर सेरेना रोते हुए बोली, माँ, मुझे समझाने दो। मुझे अपने देवर पर क्रश था क्योंकि वो बचपन से ही मेरे मंगेतर हैं। उनके लिए मेरे मन में भावनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर एक दिन मेरी बहन आ गई। सेरेना की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके लिए अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और आवेग में आकर वो बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। बाद में माथा ने मुझे खूब डांटा और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं कसम खाती हूँ, अब से मैं उसे अपने जीजा की तरह मानूंगी। आप माथा से पूछ सकती हैं, मैंने तो उसे हाल ही में देखा भी नहीं है। मैं उसके प्रति इतनी आकर्षित कैसे हो सकती थी? माथा ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, महोदया, सेरेना ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। तब से उसका एक बॉयफ्रेंड है। इस खबर से सेरेना और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। केनेथ और लुइसा तो और भी हैरान थे। एक बॉयफ्रेंड? जी हाँ, कूपर परिवार का वारिस मार्टिन कूपर। वह मिडिल स्कूल से ही पूरे 6 साल से सेरेना का पीछा कर रहा है। हाल ही में सेरेना उससे प्रभावित हुई और उसे एक मौका देने के लिए राजी हो गई। माथा ने गंभीर स्वर में कहा, चूंकि हम कुछ ही दिनों से डेटिंग कर रहे हैं और बहुत अनिश्चितता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में अभी तक नहीं बताया। इसलिए नहीं कि मैं इसे छिपाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद तुम लोगों को बताऊंगी। इस समय सेरेना के चेहरे पर एक नन्ही बच्ची की अनोखी शर्म और मासूमियत झलक रही थी। साफ था कि वह मार्टिन के प्यार में सचमुच पड़ चुकी थी। क्या तुम और मार्टिन सच में डेटिंग कर रहे हो? लुइसा ने संदेह से पूछा। माथा। सेरेना ने माथा को अपना रहस्य उजागर करने के लिए डांटने का नाटक किया।
माथा ने जल्दी से समझाया, सेरेना, तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है और तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए खुश होगी। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। महोदया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो श्री कूपर आज रात आएंगे। उन्होंने कहा कि वह सेरेना को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात सच है या नहीं। केनेथ और लुइसा ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे, अगर माथा या सेरेना झूठ बोल रही थी तो क्या संभावना थी कि वे इस बात का जिक्र करती कि मिस्टर कूपर आज रात सेरेना को फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं। वे दोनों वाकई डेटिंग कर रहे होंगे। अगर सेरेना को सच में कोई पसंद है तो यह अच्छी बात है। आखिरकार वह रोमियो से आगे बढ़ पाएगी। वे सेरेना को जानते थे, अगर वह वाकई रोमियो को भुला नहीं सकती थी तो वह किसी दूसरे लड़के के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, उसके साथ रहने की तो बात ही छोड़ दें। ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच डेटिंग कर रहे हैं। एडिथ ने बिना सोचे समझे कहा, अभी अभी लिली ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मिस रोज से मिस्टर मैकमिलन को फोन करवाया, क्या सेरेना भी अपने रिश्ते की पुष्टि करने के लिए मिस्टर कूपर को फोन कर सकती है? एडिथ, क्या तुम्हें सेरेना पर भरोसा नहीं है? या मुझ पर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई काल्पनिक किरदार गढ़ रहा हूं? अगर मैंने कोई काल्पनिक किरदार गढ़ा भी है तो सेरेना यूं ही किसी के साथ डेट पर कैसे जा सकती है? सेरेना के अपने उसूल हैं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस काल्पनिक किरदार को मैंने गढ़ा है वहां आज रात सेरेना को फिल्म दिखाने ले जाने के लिए खाली है। इसके अलावा सेरेना और मिस्टर कूपर को डेटिंग करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर आप अभी फोन करेंगे तो यह अजीब लगेगा और उनके रिश्ते पर असर पड़ सकता है। कूपर परिवार भी काफी संपन्न था, हालांकि कोलिंस परिवार जितना धनी नहीं था, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। मार्टिन एक सुंदर और समझदार लड़का था। लुइसा ने फिर पूछा, तो फिर तुमने रोजमेरी को क्यों तंग किया? महोदया, आपने बिल्कुल गलत समझा है। माथा ने फिर से बातचीत को अपने हाथ में लेते हुए समझाया, लिली ने ये सब खुद किया क्योंकि उसे मिस रोज पसंद नहीं थी। इसके लिए आप सेरेना को दोष नहीं दे सकती। सिर्फ इसलिए कि लिली सेरेना के साथ अच्छा व्यवहार करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके गलत कामों का दोष सेरेना पर डाल दें, ये बहुत अन्यायपूर्ण होगा। माँ, पिताजी, अगर मैंने बहन के साथ सच में बुरा बर्ताव किया तो मुझे कड़ी सजा मिलेगी। सेरेना कर्म में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बातें सच नहीं होंगी, इसलिए उसने और भी जोश से कहा, जब मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कार से टक्कर लग जाएगी, खाना खाते समय मेरा गला घुट जाएगा और चलते समय ऊपर से कुछ गिरकर मुझे चोट लग जाएगी। बस करो। लुइसा और नहीं सुन सकी। अगर रोमियो के प्रति तुम्हारे मन में कोई और इरादा नहीं है और तुमने रोज को किसी से परेशान नहीं होने दिया तो हम इसे जाने देंगे। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम रोज को परेशान कर रही हो और अभी भी उससे दुश्मनी रखती हो। रोमियो के बारे में भ्रम। अध्याय 177। चिंता मत करो माँ, तुमने मुझे 18 साल पाला है, मैं अपने पालनहार का एहसान नहीं तोड़ूंगी। सेरेना ने एक बार फिर गहरे स्नेह से अपनी भावनाएं व्यक्त की। तभी डॉक्टर जोई अंदर आई। सेरेना ने तुरंत उसने दर्द में होने का नाटक किया, शिकायत करते हुए चेहरे पर दुख का भाव दिखाया और लुइसा से अपने बचपन का भी जिक्र किया। हंटर अभी अभी लौटा था और वहां का दृश्य देखकर वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या हुआ? भाई, मैं गलती से गिर गई। नौकर के सहारे सेरेना सोफे पर लेट गई, उसकी हालत दयनीय लग रही थी। तुम कैसे गिरे? वहां जाने से पहले हंटर ने रास्ते में खरीदी हुई चीजें रोजमेरी के सामने रख दी और पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? भाई, तुम बहुत अन्याय करते हो, बहन को नई नई चीजें मिलती हैं और मुझे कुछ नहीं। सेरेना ने ईर्ष्या का नाटक करते हुए मुंह फुलाकर और बहुत प्रभावित दिखते हुए कहा, ऐसा क्या है जो तुमने पहले नहीं खाया है? हंटर ने कहा, फिर जोड़ा, इसके अलावा तुम इसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर सकते। वह किन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकती? सेरेना ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रोजमेरी ने छोटा सा गिफ्ट बॉक्स खोला, उसमें लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक का एक सेट था। रोज इन्हें काम पर इस्तेमाल कर सकती है, मैंने सुना है कि बहुत सारी लड़कियां इस सेट को पाने के लिए होड़ कर रही हैं। उन्होंने सीधे ब्रांड से संपर्क किया, वे उन्हें कुछ सेट भेजना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसे खुद खरीदने का विकल्प चुना। उसने अपनी बहन को जो उपहार दिया उसका अर्थ उस ब्रांड द्वारा भेजे गए उपहारों से अलग था। धन्यवाद भाई, रोजमेरी ने धीरे से कहा। भाई शब्द सुनकर हंटर को और भी अच्छा लगा, उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आ गई। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। इसी बीच डॉक्टर जो ने सेरेना की जांच पूरी कर ली और उन्हें सिर्फ चोटें और सूजन मिली, कुछ भी गंभीर नहीं था।
लेकिन आखिरकार वह कोलिंस परिवार की बेटी है, इसलिए उसे कुछ दवाइयां तो लिखनी ही पड़ी। आह, दर्द हो रहा है। जब नौकरानी सेरेना को दवा लगा रही थी तो वह कभी कभी दर्द से चीख उठती थी, जिससे भाई बहनों के बीच की बातचीत अक्सर बाधित हो जाती थी। डॉक्टर जो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, ये तो बस मामूली चोट और सूजन है। मिस कॉलिंस इतना ज्यादा नाटक कर रही थी, इस तरह चीख रही थी कि लोगों को लगेगा कि उनकी हड्डी टूट गई है। रोजमेरी के फोन में 2 बार कंपन हुआ। दादा बेग का फोन था। वह खड़ी हो गई और बोली, मैं पहले ऊपर जाती हूँ। रोज। हंटर उससे थोड़ी और बात करना चाहता था, लेकिन उसे जाते हुए देखकर वह थोड़ा दुखी लग रहा था। क्या हुआ? इस समय माथा ने जल्दी से कहा, हंटर, सेरेना को देखो, वह दर्द से चीख रही है। ड्रामा क्वीन। हंटर ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा और कहा, कोई सेरेना को ऊपर आराम करने में मदद करो, उसे बता देना कि खाना कब तैयार है। भाई, मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में दर्द हो रहा है। सेरेना ने नखरे भरे अंदाज में फिर से यही बात कही। दादाजी बेक। रोजमेरी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, उसकी आवाज धीमी थी। आप कैसे हैं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। लगभग 1 महीना हो गया है, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। मैं दिन भर उन बुरे लोगों के साथ रहकर तंग आ गया हूं। पिछली बार तो दादा अल्बर्टो ने तुम्हारे साथ खाना खाने की शेखी भी मारी थी। तुमने तो मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे छोड़ दिया। मैं तुमसे कह रही हूं, कुछ दिनों में मैं भी तुम्हारे घर आऊंगी। तुम मुझे डिनर पर ले जाओगे और मैं उससे भी ज्यादा बढ़िया खाना खाऊंगी। फिर मैं कुछ तस्वीरें खींचूंगी ताकि उसे चिढ़ा सकूं और दिखा सकूं कि मैं उससे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही हूं। ओह, वैसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। मुझे अभी ये कहना जरूरी है, तुम दूसरे विश्वविद्यालयों के बारे में सोच भी मत सकते। अगर तुम दूसरे स्कूलों के बारे में जानना भी चाहो तो मुझे याद रखना। रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। दादा बेग थोड़ी देर और बोलते रहे, फिर उन्होंने फोन काट दिया। सेरेना को कमरे में लाया गया। उसने माथा के हाथ में हीरे का कंगन रखा और कहा, मैं अभी लिली और होली को पैसे नहीं भेज सकती और तुम इसे जाहिर मत होने दो। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जिन पर तुम भरोसा करती हो और उन्हें होली और लिली के खातों में कुछ पैसे ट्रांसफर करने दें। अगर आज उनकी मदद न होती तो उसकी छवि पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। याद रखें, कोई भी निशान न छोड़े। निश्चिंत रहिए, महोदया। माथा ने कंगन को रख दिया, ये जानते हुए कि इसकी कीमत 1 लाख थी। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, तो आपका मतलब है 50,000 प्रत्येक? 5,000 आपके लिए हैं, बाकी हम दोनों में बांट दिए जाएंगे। उन्हें, आज मेरी मदद करते समय तुम गिर गई और तुम्हें चोट लग गई। अगर तुमने मेरे लिए आवाज न उठाई होती और मौके पर ही मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड न बनाया होता, तो मेरी माँ मुझे जिंदा ही खा जाने वाली थी। सेरेना जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आता। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानेगी, लेकिन जब अपनी ही बेटी के साथ हितों का टकराव हुआ, तो उसने अपनी बेटी का साथ देने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आंखों में मैं तो बस एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मैडम पहले से ही बहुत सहनशील रही हैं। और मेरे भाई ने रोजमेरी के लिए तोहफा खरीदा, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। सेरेना गुस्से से आग बबूला हो गई। कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। आखिर रोजमेरी को वापस आने की क्या जरूरत थी? उसे वापस आकर उसकी मुसीबत क्यों खड़ी करनी थी? दरअसल सेरेना, मैंने तुम्हारे लिए जो काल्पनिक बॉयफ्रेंड बनाया है, तुम मिस्टर कूपर के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल जारी रख सकती हो। इससे तुम्हारे माता पिता को शक नहीं होगा और हमारी योजना आगे बढ़ सकती है सुचारू रूप से। सेरेना भी यही सोच रही थी। भले ही मार्टिन उसका मनचाहा लड़का न हो, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा होने के बावजूद कम से कम वह एक ढाल का काम तो कर सकता था। भविष्य में अगर कुछ भी होता है तो वह उससे काम करवा सकती थी। कुछ देर बाद सेरेना ने अपना फोन निकाला और उसे मैसेज किया। उसने तुरंत उत्साहित होकर वापस फोन किया, सेरेना, क्या तुमने आखिरकार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? क्या तुम मेरी प्रेमिका बनने को तैयार हो? बहुत बढ़िया। ये सिर्फ एक परीक्षण है, आधिकारिक तौर पर डेटिंग नहीं है। मुझे मौका देने के लिए ही काफी है। सेरेना, क्या मैं अभी तुमसे मिलने आ सकता हूँ? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। मार्टिन पिछले 6 सालों से उसे पसंद करता था और वह उसे लाड़ प्यार करने के लिए बेताब था। इस मौके का फायदा उठाते हुए सेरेना ने इशारा किया, आज रात एक फिल्म है, मैंने सुना है कि यह अच्छी है। नाम क्या है? मैं तुम्हें लेने के लिए तुरंत वापस आऊंगा। सेरेना उसे बगल में हवाई जहाज की टिकट ऑर्डर करते हुए सुन सकती थी। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, आप विदेश जा रहे हैं?
मैं अपनी बहन के साथ खरीदारी के लिए डॉनस्टार गई थी और यहाँ हमारी सहायक कंपनी का जायजा लिया। सेरेना, क्या तुम्हें डॉनस्टार पसंद है? जब तुम खाली हो तो मैं तुम्हें यहाँ के लवेंडर के खेत दिखा सकती हूँ, वे बहुत सुंदर हैं। देखते हैं। सेरेना ने उसे फिल्म का नाम बताया और फोन काट दिया। रात के खाने के समय तक एडिथ और माथा ऊपर जाकर उन दोनों युवतियों को खाने के लिए बुला लाईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में असंतोष और घृणा भरी थी और उन्होंने तुरंत नजरें हटा लीं। सर, मैडम और पांचों युवा उस्ताद 18 वर्षों से सेरेना के साथ हैं। इस गहरे बंधन को खून के एक छोटे से अंश से बदला नहीं जा सकता। जब माथा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं और उसका लहजा घमंडी था। एडिथ ने उसकी तरफ नहीं देखा, वह आगे देखती रही और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारे जख्मों में अब दर्द नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि इस गिरने से तुम्हें अक्ल आ जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और भी बेवकूफ बनोगी। अगर आपको कोई समझदारी भरी बात नहीं बोलनी है तो चुप रहो। यहाँ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन मत करो। अध्याय 178। तुम, माथा गुस्से से चिल्लाई, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उस लड़की ने तुम्हें ऐसा क्या दिया था कि तुम उसका इस तरह बचाव कर रहे हो? इस घर में जब तक तुम नौकरानी हो तुम्हें उसे मिस रोज कहकर ही संबोधित करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसे वह लड़की कहकर बुलाने का अधिकार है? अगर रोजमेरी उसे एक पैसा भी ना देती तब भी वह उसका साथ देती। किसी और वजह से नहीं, बस इसलिए कि उसे रोजमेरी का व्यक्तित्व और व्यवहार पसंद था, सेरेना के विपरीत, जो पूरी तरह से दिखावटी और बेहद परेशान करने वाली थी। सेरेना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, माथा ने गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसे याद दिलाया। उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं और उसके होठों पर मुस्कान थी। और मिस रोज भी आपके प्रति बहुत अच्छी रही हैं, आपने उन्हें इसके लिए क्या धन्यवाद दिया? एडिथ गलियारे में उसके साथ साथ चली, फिर एक कोने पर मुड़कर रोजमेरी के कमरे के सामने खड़ी हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, मास्टर और मैडम ने साफ कह दिया है, जो भी मिस रोज से पंगा लेगा, जो भी मिस्टर मैकमिलन पर बुरी नजर रखेगा, उसे पता है इसके क्या परिणाम होंगे। इतना कहने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी और आदरपूर्वक घोषणा की, सुश्री रोज, भोजन का समय हो गया है। कुछ लोग तो खुद को बहुत चालाक समझते हुए गलत पक्ष चुन लेते हैं। माथा ने ताना मारते हुए विनम्रता से दरवाजे पर दस्तक दी, सेरेना, खाना तैयार है। दोनों दरवाजे एक ही समय पर खुले। सेरेना के आते ही रोजमेरी बाहर निकली। सेरेना हिचकिचाई, दिन भर की अप्रिय घटनाओं की याद आते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। निराश हो, है ना? रोजमेरी उसके पास से गुजरने ही वाली थी कि उसने ये सुना। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बाहर ज्यादा घूमना चाहिए। क्या तुमने समरफील्ड में ओवरवॉच नाम की चीज के बारे में नहीं सुना? ओवरवॉच? सेरेना ने पलकें झपकाईं। उसने इसके बारे में सुना था। यह कोई आम निगरानी प्रणाली नहीं थी। ये बहुत छोटी थी, चावल के दाने से भी छोटी, लेकिन ये समरफील्ड के हर इंच को देख सकती थी, यहाँ तक कि हर कार को भी। गाड़ी की नंबर प्लेट और हर व्यक्ति की गतिविधि। कहा जाता था कि इसका इस्तेमाल केवल सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि इसका उद्देश्य बड़े शहरों में जीवन की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना था, जबकि अन्य का कहना था कि समरफील्ड में इसे लागू करने से पहले यह एक परीक्षण था, अपराधियों को पकड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि समरफील्ड के एक खास हिस्से में शीर्ष नेताओं के परिवार रहते थे, इसलिए इतनी सुरक्षा की जरूरत थी। इसके व्यापक क्षेत्र को देखते हुए, जब तक कोई अंदर छिपा न हो, तब तक सुरक्षा व्यवस्था चरमरा सकती थी। इमारत में, सड़क पर उनकी हर हरकत दिखाई दे रही थी। रोजमेरी ने अपना फोन निकाला और निगरानी फुटेज को जूम करके देखा। तो बोतल के ढक्कन तुमने ही खोले थे। सेरेना और माथा ने स्क्रीन पर देखा कि माथा एक ट्रक के पीछे खड़ी होकर 2 बोतलों के ढक्कन खोल रही थी और फिर घर में घुसते समय ठोकर लगने का नाटक कर रही थी। उन्होंने इतनी बारीकी की उम्मीद नहीं की थी। निगरानी का अस्तित्व बना रहे। क्या ये तुम हो? रोजमेरी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम्हारी नज़र कमजोर है और तुम खुद को पहचान नहीं पा रही हो, तो मैं इसे नीचे ले जा सकती हूँ ताकि सब इसकी पुष्टि कर सकें। माथा डर के मारे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, श्रीमती रोज, मुझे खेद है। मुझे आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब अपनी गलती मानने का क्या फायदा? अगर यह मामला पुलिस के हाथ लग गया तो ये जानबूझकर किया गया नुकसान होगा। अगर इसकी वजह से मैं गिर जाता तो तुम्हें कम से कम 3 साल की जेल होती, शायद उससे भी ज्यादा। अगर हालात गंभीर थे, और पूरा कॉलिंस परिवार आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा।
माथा डर से कांप उठी। सुश्री रोज, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? जब तक आप मैडम को नहीं बताएंगी, मैं कुछ भी करूंगी। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। रोजमेरी ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और कहा, अगर मैंने तुम्हें मेरी पीठ पीछे कोई शरारत करते हुए या एडिथ को परेशान करते हुए पकड़ा, तो मुझे शायद इसे पुलिस, अपने माता पिता या किसी और को सौंपना पड़ेगा। हो सकता है इसे ऑनलाइन भी पोस्ट कर दें। एडिथ, जो एक तरफ खड़ी थी, ने अपनी पीठ सीधी की और अपना नाम सुनकर उसकी निगाहें सख्त हो गईं। श्रीमती रोज, मैंने अतीत में जो भी गलतियां की हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। कृपया वह वीडियो हटा दें। डिलीट। रोजमेरी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही बैकअप बना लिया है। ये खबर सुनकर माथा का डर और भी बढ़ गया। माथा के स्पष्ट आश्चर्य पर रोजमेरी ने जरा भी हैरानी नहीं जताई। उसने अपना फोन हवा में लहराया और सेरेना की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारा चमचा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम बच जाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे माता पिता तुम पर या मुझ पर विश्वास करेंगे? सेरेना ने अपने होंठ दबा लिए। वह इस बात से दंग रह गई कि रोजमेरी को इतनी सारी बातें पता थीं और उसके पास निगरानी फुटेज भी थी। उसने ये सब कैसे किया? एडिथ, चलो चलते हैं। माथा उन्हें जाते हुए देखती रही, मानो उसका गुब्बारा पिचक गया हो। माथा, क्या तुम ठीक हो? सेरेना ने उसे सहारा देने के लिए तुरंत हाथ बढ़ाया। वहां कोई निगरानी नहीं थी, है ना? क्या ऐसा हो सकता है, जैसा रोजमेरी ने कहा, कि उसके पास कोई सर्वव्यापी तकनीक हो? क्या ओवरवॉच इतना दुष्ट है कि वह सब कुछ इतनी स्पष्टता से कैप्चर कर सकता है? माथा बुरी तरह फंस गई थी। उसने लापरवाही बरती थी, ये सोचकर कि वहां कोई कैमरा नहीं है। उसे ओवरवॉच जैसी चीज के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। हमें उसे वो वीडियो डिलीट करवाना ही होगा। हम उसे वायरल नहीं होने दे सकते। सेरेना को डर था कि कहीं वो भी इसमें न फंस जाए। लेकिन रोजमेरी इतनी भी कमजोर नहीं है। उसने कहा कि उसके पास एक बैकअप प्लान है। क्या वह इसका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं कर रही थी? ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। माथा, तुम्हें नहीं पता, वह चीज इमारतों के अंदर की चीजों को कैप्चर नहीं कर सकती। हम वहां कार्रवाई कर सकते हैं। माथा को उम्मीद नहीं थी कि सेरेना अचानक इतनी चालाक हो जाएगी और इस तरह की योजना बनाएगी। ठीक है, जब तक हम इसे डिलीट कर सकते हैं, तब तक हम चैन की सांस ले सकते हैं। सुश्री रोज, आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। जैसे ही एडिथ रोजमेरी के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरी, वह पूछे बिना नहीं रह सकी। अगर आपके पास सबूत हैं, तो सेरेना से पूछताछ क्यों नहीं करते? उसका इससे जरूर कोई संबंध होगा। माथा सेरेना के आदेश पर ही काम कर रही होगी। ये सबूत केवल माथा की संलिप्तता को साबित करता है। अगर वह इस बात पर अड़ी रहती है कि यह उसका विचार था और इसका सेरेना से कोई लेना देना नहीं है, और सेरेना पीड़ित होने का नाटक करने में माहिर है, तो शायद वह हमारे माता पिता के सामने खूब रोएगी। तब ज्यादा से ज्यादा बस एक नौकर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस बात की काफी संभावना है कि सेरेना को निष्कासित नहीं किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसे मामूली सी चेतावनी दी जाएगी। हाथ में यह चीज होने से यह एक लगाम की तरह काम करती है। मैं इसका इस्तेमाल उन्हें चेतावनी देने के लिए कर सकता हूं। अगर वे साहसी या बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से मुझ पर इसे हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे। फिर वे कोई गलती कर बैठेंगे और वह सेरेना को एक बड़ी गलती करते हुए पकड़ सकती है। तभी वह उनके माता पिता को उसे हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए मना पाएगी। सुश्री रोज, आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। एडिथ को ये बात समझ में आ गई और वह रोजमेरी की इतनी प्रशंसा करने लगी कि मानो उनके सामने नतमस्तक हो गई। आप हर बात को बहुत गहराई से सोच समझकर तय करते हैं। बस करो। डाइनिंग रूम में प्रवेश करते ही रोजमेरी ने उसे बात बंद करने का इशारा किया। एडिथ तुरंत चुप हो गई। रात के खाने के दौरान सेरेना ने रोजमेरी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, अपना सिर नीचे रखा और कई बार लगभग सूप गिरा ही दिया। अध्याय 179। अध्याय 179। माथा ने अपना सिर नीचे रखा हुआ था, रोजमेरी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, चुपचाप सेरेना की देखभाल कर रही थी। तुम्हारे दादा दादी आजकल कैसे हैं? हंटर ने रोजमेरी को खाना परोसने के बाद पूछा और फिर अपना ध्यान अपने माता पिता की ओर मोड़ लिया। वह या तो कंपनी के कामों में व्यस्त रहता है या अपनी बहन के साथ समय बिताने के लिए जल्दी जल्दी घर लौटता रहता है। उसे वापस आए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन उसने अभी तक अपने दादा दादी का हालचाल नहीं पूछा है। पुरस्कार समारोह वाले दिन आपकी दादी एक बार होश में आईं, लेकिन फिर दोबारा कोमा में चली गईं। लुइसा ने भारी मन से कहा, भगवान ही जाने वह कब ठीक होगी।
इसका कारण क्या था? रोजमेरी ने शांत भाव से पूछा। उसने सुना था कि उनके दादा दादी की तरह ही उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा। आपके दादा दादी दोनों को सक्रिय रहना बहुत पसंद है। 1 महीने पहले वे पहाड़ पर चढ़ने गए थे। दादी गिर गईं और दादाजी उन्हें पकड़ने की कोशिश में कई सीढ़ियां नीचे गिर गए। दोनों बेहोश हो गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक वे गहरी कोमा में थे। लुइसा को वह दृश्य अभी भी ऐसे याद था जैसे वह अभी अभी घटित हुआ हो। सीटी स्कैन से पता चला कि दादी की खोपड़ी में फ्रैक्चर और मस्तिष्क में चोट के साथ साथ कई हड्डियां टूटी हुई थीं। दादाजी की हालत और भी खराब थी। दादी की रक्षा करते हुए उनकी कई हड्डियां टूट गईं। उनके बाएं सीने में रक्त जमा हो गया था और मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया था। दोनों की जान खतरे में थी। लुइसा को आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये याद करके कि जांच के दौरान दादाजी को सदमा लग गया था और दादी जी को सांस लेने में गंभीर तकलीफ हो रही थी। हम सब बुरी तरह डर गए थे। दोनों की हालत गंभीर थी और उन्हें आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया। वे अब तक आईसीयू में रहे हैं। दादी 2 बार होश में आ चुकी हैं, लेकिन दादाजी बिल्कुल भी नहीं होश में आए हैं। बोलते बोलते लुइसा का मूड गंभीर हो गया। उनमें कई तरह की जटिलताएं हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। दोनों को खांसने और बलगम निकालने में परेशानी हो रही है, इसलिए डॉक्टरों ने सांस लेने में मदद के लिए श्वासनली का ऑपरेशन किया है। उनकी हालत बेहद गंभीर लग रही थी, मानो वे मौत के मुंह से बस एक कदम दूर हो। केनेथ ने भी गंभीर स्वर में कहा, आईसीयू की पूरी टीम श्वसन विफलता, शॉक, श्वसन पथ के संक्रमण, अनीमिया और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी कई समस्याओं से जूझ रही है। हर दिन इससे नई चुनौतियां सामने आती हैं। हमें नहीं पता कि वे कब उबर पाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है। क्या वे होप हॉस्पिटल में हैं? रोजमेरी ने पूछा। नहीं, हालांकि होप हॉस्पिटल समरफील्ड का सबसे अच्छा सरकारी अस्पताल था, जो विशेष रूप से हृदय रोगों के इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन निजी अस्पताल अधिक ध्यानपूर्वक देखभाल प्रदान करते थे। आपके अन्य दादा दादी कैसे हैं? क्या कर रहे हो? हंटर ने गंभीरता से पूछा। उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। आपके चाचा ने विदेश के शीर्ष विशेषज्ञों से संपर्क किया है। वे इलाज के लिए देश से बाहर जा चुके हैं। ये सुनकर कि उसके दूसरे दादा दादी की हालत भी उसके दादा दादी से बेहतर नहीं है, हंटर और भी गहरे अवसाद में डूब गया। रात के खाने के दौरान इस बारे में बात न करें। उदास माहौल को देखते हुए केनेथ ने रोजमेरी को सुअर के मांस का एक टुकड़ा परोसा। खा लो, रोज। तुम लगभग 1 महीने से वापस आए हो, है ना? हाँ। रोजमेरी ने आज्ञाकारी होकर अपने पिता द्वारा परोसा गया भोजन ग्रहण किया। क्या आपके कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित होने वाले हैं? हम परसों इसकी जांच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपने किसी विश्वविद्यालय में आवेदन करने का सोचा है? केनेथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस इतना जान लीजिए, आप जहां भी जाना चाहें, मैं आपका साथ दूंगा। बेशक, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आपकी खुशी ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। पिताजी धन्यवाद। बगल में खड़ी सेरेना ईर्ष्या से हरी हो रही थी। हंटर ने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर मुड़ते हुए कोमल स्वर में पूछा, क्या तुम घबराई हुई हो? रोजमेरी, क्या? ये तो सिर्फ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के नतीजे हैं, घबराने की क्या बात है? अगर हंटर को पता होता कि वह क्या करने में सक्षम है तो वह ऐसा सवाल नहीं पूछता। लेकिन उसे चिंता से बचाने के लिए उसने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। हंटर को उसकी आंखों में घबराहट या चिंता का कोई संकेत नहीं दिखा। क्या वह अपने परिणामों को लेकर आश्वस्त थी? मैं 2 दिन में विदेश जा रहा हूं। कल काम के बाद मैं तुम्हें दादी और दादाजी से मिलवाने ले जाऊंगा, ठीक है? यह आखिरी समय सीमा थी जिसे वह टाल सकता था। डॉन स्टार में उसका काम हमेशा बहुत जरूरी होता था। कल उसकी बहन के साथ उसका आखिरी दिन था और इसके बारे में सोचते हुए उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। हालांकि केनेथ और लुइसा भी चाहते थे कि बुजुर्ग अपनी पोती को देख सकें, लेकिन वे कोमा में हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए रोजमेरी से मिलने की व्यवस्था नहीं की। सेरेना की आंखों में एक धूर्तता की चमक आ गई। अगर दादा दादी नहीं जागे तो रोजमेरी के जाने का कोई मतलब नहीं था। उनकी मंजूरी के बिना उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती। लेकिन अगर दादा दादी अचानक जाग जाएं और रोजमेरी को देख लें, जिससे वे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, तो शायद उनका शरीर इसे सहन न कर पाए। अगर कुछ भी हुआ तो रोजमेरी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बलि का बकरा।
कॉलिंस परिवार कभी भी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जिसने उनके दादा दादी की मौत का कारण बना हो। वह इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। तो उसने धीरे से कहा, पापा, मम्मी, भाई, मैं भी दादी और दादाजी से मिलने जाना चाहती हूँ। क्या हम सबको साथ चलना चाहिए? केनेथ ने सोचा, अगर पूरा परिवार साथ चला जाए तो शायद उनकी आवाज सुनकर बड़े बुजुर्ग अचानक जाग जाएं। रोज, मैं तुम्हें कल दोपहर को लेने आऊंगा। हंटर ने रोजमेरी के सिर पर हल्के से थपथपाया। पहले खाना खा लेते हैं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, रोजमेरी ने सोचा, कोई न कोई फिर से ईर्ष्या करने लगेगा। आजकल उसे हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है। सौभाग्य से उनके पास एक अस्पताल था, इसलिए दादा दादी को उचित इलाज मिल सका। अगर वे एक औसत परिवार होते तो उन्हें प्रतिदिन $2000 खर्च करने पड़ते और महीने के अंत तक वे दिवालिया हो जाएंगे। कैडेन ने एक बार कहा था कि उन्होंने मानव स्वभाव को भलीभांति समझ लिया है। उन्होंने आपातकालीन कक्ष में अनगिनत जीवन मरण के क्षणों को देखा था। कुछ परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों को आईसीयू में भर्ती होते ही उनका इलाज बंद कर देना चाहते थे और उपचार की उम्मीद छोड़ देते थे। कुछ लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि अन्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अधीर थे। कुल मिलाकर यहां मानवीय स्वभाव का खुला प्रदर्शन किया गया था, जिससे आहें भरने का मन करता है। रोज, तुम क्या सोच रही हो? हंटर ने उसके लिए सूप का एक और कटोरा रख दिया। उसने देखा कि पहले तो वह शांत थी, लेकिन अब वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या वह अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा को लेकर चिंतित थी? परिणाम, वह अभी बच्ची ही थी, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छिपा नहीं सकती थी। ये सोचकर हंटर ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम हो या कुछ और, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समरफील्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो कोलिन्स परिवार के किसी सदस्य को मना करने की हिम्मत कौन करेगा? अध्याय 180। अगली सुबह जल्दी ही हंटर ने रोजमेरी को नाश्ता खत्म करते देखा और तुरंत उसके पास जाकर कहा, रोजमेरी, मैं तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, रोमियो मुझे लेने आ जाएगा। फिर वही आदमी। हंटर ने घर पर मुश्किल से ही समय बिताया था, उसे अपनी बहन को छोड़ने का मौका भी नहीं मिला था। वह लड़का तो पूरी तरह से तैयार था, बेहद उत्साही था, अपनी बहन को लेने और छोड़ने के लिए हमेशा भागदौड़ करता रहता था। उसने सुना कि रोजमेरी जिस गुलाबी हीरे के हार पर फिदा थी, वह भी उसी लड़के ने छीन लिया जिसने सबसे पहले वह हार रोजमेरी को दिया था। उनके माता पिता ने बताया कि वह लड़का रोजमेरी को पसंद करता था, वह उदार और विचारशील था। लेकिन हंटर के लिए रोजमेरी अभी भी छोटी थी, अभी भी स्कूल में पढ़ रही थी। उस लड़के का ध्यान कुछ ज्यादा ही था। बहुत बार अगर उसने कभी भी हद पार की तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसी क्षण रोमियो सामने के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, लंबा और पतला, आकर्षक चेहरे वाला। हंटर और रोजमेरी को एक साथ आते देख वह सीधा खड़ा हो गया और उनकी ओर चल पड़ा। भाई, आदरपूर्वक रोमियो ने भी रोजमेरी की तरह हंटर को भाई कहकर संबोधित किया। लेकिन हंटर की निगाहें ठंडी पड़ गईं। रोजमेरी मेरी बहन है, उसका मुझे भाई कहना स्वाभाविक है। आपको शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है मिस्टर मैकमिलन, बस मुझे मिस्टर कॉलिन्स कहिए। रोमियो ने हंटर की निगाहों में शत्रुता का भाव महसूस किया। ये शत्रुता स्पष्ट रूप से इसलिए थी क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी बहन को चुरा लिया है। तुम रोज के भाई हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम मेरे भी भाई हो। आप लोग काफी मिलनसार हैं, है ना? जब उनकी निगाहें हवा में टकराईं तो रोजमेरी ने शांत भाव से कहा, मुझे देर हो रही है, क्या हम जल्दी कर सकते हैं? लगता है तुम्हारे भाई को कुछ कहना है, तुम जाकर कार में इंतजार करो। रोमियो ने रोजमेरी के लिए कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठने के लिए झुकते समय उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। उसके बैठने के बाद उसने झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये काम अनगिनत बार किया हो। हंटर को उम्मीद नहीं थी कि उनकी निजी बातचीत इतनी अंतरंग और स्वाभाविक होगी। उसने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। वह भी अपनी बहन को इसी तरह छोड़ने और लेने जाना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। आप दोनों की बातचीत अच्छी रही। कार का दरवाजा बंद होने से पहले रोजमेरी ने रोमियो की ओर फिर हंटर की ओर देखा, मानो उन्हें याद दिला रही हो। रोमियो ने फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर तुम्हारा भाई नाराज है तो मैं उसे मुझे 2-4 घूंसे मारने की छूट देने को तैयार हूँ। हंटर, क्या? रोमियो क्या कह रहा था? क्या वह हिंसा का सहारा लेने वाला व्यक्ति था? वह उसकी बहन के सामने ही उसकी बुराई कर रहा था। इस समय उसकी मुट्ठी और भी कसकर बंद हो गई। रोमियो ने कार का दरवाजा बंद करने के बाद हंटर के पास आकर कहा, भाई कृपया मुझे समझाओ।
रोमियो को अब भी उसे भाई कहते सुनकर हंटर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी हंटर ने कार के अंदर से अपनी बहन की निगाहें देखीं। उसने रोमियो को मुक्का मारने की इच्छा को दबाते हुए धैर्यपूर्वक पूछा, तुम और रोजमेरी कब से डेटिंग कर रहे हो? मैंने उसे कोलिंस परिवार में लौटने से पहले ही देख लिया था, लेकिन हमने उसके कोलिंस परिवार में वापस आने के बाद डेटिंग शुरू की। क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे? उन्होंने अस्पताल में मेरे दादाजी की जान बचाई और उनके चिकित्सीय कौशल सराहनीय थे। इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। हंटर ने यह बात अपनी माँ से सुनी थी। उसकी बहन ने रोमियो के दादाजी को 2 बार बचाया था और रोमियो के दादाजी उसे इतना पसंद करते थे कि उन्होंने उसे वह मुकुट वाला हार भी दे दिया था जो इस बात का प्रतीक था। बहू का दर्जा। हमारे डेटिंग करने के बारे में आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं? हंटर ने बड़े सहजता से पूछा। मेरे माता पिता दुनिया घूमने गए हैं, वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। जब से उन्होंने रोमियो को कंपनी सौंपी थी तब से वे बेहद खुश थे और साथ ही डरे हुए भी थे कि रोमियो पीछे हट जाता। वे तुरंत विमान में सवार होकर विदेश चले जाते। आमतौर पर वे ही होते थे जिन्होंने मैकमिलन परिवार से संपर्क किया, यहां तक कि फिलिप के पास भी उनसे संपर्क करने का कोई निश्चित तरीका नहीं था। मेरी दादी अभी भी कोमा में है। मैकमिलन परिवार में फैसले लेने की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति फिलिप ही बचा था। चिंता मत करो, रोज बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे जीवन भर प्यार करूंगा। तुम्हें मेरे चंचल स्वभाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भविष्य में अपना मन नहीं बदलूंगा। अगर मैंने कभी रोज के साथ कुछ गलत किया तो मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूं। अपनी जिंदगी के साथ रोमियो को सीधा सादा इंसान समझकर हंटर ने उससे और सवाल नहीं किए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अगर तुम रोज के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो हम कोलिंस परिवार भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर तुमने रोज के साथ कुछ गलत किया, बेवफाई की या उसे दुखी किया तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा कोलिंस परिवार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, मेरा वादा है। रोमियो ने उससे मुट्ठी मिलाकर अभिवादन किया। रोजमेरी कार के अंदर से दूर से ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि यह एक आदमी का वादा था। वे जरूर किसी समझौते पर पहुंचे होंगे, संभवतः उसके बारे में। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि समझौता किस बारे में था। मेरी बहन अभी छोटी है और स्कूल जाती है। आपको उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना होगा। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे वह डर जाए। हंटर को डर था कि रोमियो कुछ अनुचित कर बैठेगा, लेकिन रोमियो को लगा कि हंटर को शायद यह नहीं पता था कि उसकी बहन कितनी खतरनाक थी। वह त्रिकोणीय क्षेत्र में माफिया फ्लेम की बॉस थी और बंदूक चलाने में माहिर थी। उसकी फुर्ती देखकर हंटर भी हैरान हो सकता था। ये देखा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। आज दोपहर मैं रोज को अपने दादा दादी से मिलने ले जा रही हूँ। वह मेरे साथ चलेगी। आपको उसे लेने आने की जरूरत नहीं है। जब से वह लौटा था, रोज ने उसकी कार में केवल एक बार ही सवारी की थी, जो कि डिजाइन प्रतियोगिता के बाद थी। तब से लेकर आज तक रोज पर रोमियो का ही अधिकार था। आज आखिरकार उसकी बारी आ गई। जरूर, भाई का अपनी बहन के करीब होना स्वाभाविक ही है। हंटर ने फिर पूछा, सेरेना के बारे में आपकी क्या राय है? रोमियो से सगाई करने वाली महिला सेरेना कॉलिंस थी। वह एक लाड़ प्यार से पली बड़ी उत्तराधिकारी थी जो उच्च समाज में काफी प्रसिद्ध थी। मुझे उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। ये रोमियो का ईमानदार जवाब था। हंटर भी यही सोचता था। अगर ऐसा कुछ होता तो रोज के वापस आने से पहले ही रोमियो सेरेना के प्रति अपना ध्यान जरूर दिखाता। लेकिन रोमियो और सेरेना बचपन में एक दूसरे से अक्सर नहीं मिलते थे। सभी जानते थे कि वह अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे रोमांस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लगता है कि रोज पहली लड़की थी जिसे उसने खुलकर पसंद करने की बात स्वीकार की थी, और पहली लड़की जिसके साथ वह खुद जाकर अच्छा समय बिताना चाहता था। हंटर डेविड कॉलिंस के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह जानता था। वह ये भी जानता था कि डेविड ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगर उसका चरित्र खराब होता तो डेविड उसके साथ लंबे समय तक दोस्ती नहीं रखता। ये सोचते हुए हंटर ने रोमियो की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूं। निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रोमियो ने उत्तर दिया। हंटर को अपनी कार की ओर जाते देख रोमियो ने आदरपूर्वक कहा, अपना ख्याल रखना। हंटर के जाने के बाद रोमियो कार में बैठा और धीरे से रोजमेरी के बालों को सहलाते हुए बोला, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा? रोजमेरी ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं,
रोमियो ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं। रोजमेरी को इसका अंदाजा पहले से ही था। क्या वो आज दोपहर तुम्हें तुम्हारे दादा दादी से मिलने ले जा रहा है? हालांकि रोमियो जा नहीं सकता था, फिर भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक उपहार तैयार करना चाहता था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।